तो कल क्या पढ़ रहे थे? कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट। तो कॉस्ट ऑफ डेट में हमने पहले पढ़ा था कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर वही मान लो। और उसमें दो टाइप के पढ़ा था, एक पढ़ा था ई रिडीमेबल और रिडीमेबल। अगर ईयर दिया है कितने साल में रिडीम्ड होने वाला है, तो फॉर्मूला हमारा कौन सा लगेगा? बड़ा वाला फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या था? आई 1 - टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन एन एन। और फिर नीचे एवरेज। चलो देखते हैं उसको। एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि यार हमारा फ्लो कितना बना है, ठीक है, कितना हम गहरे पानी में। और मेरी कोशिश क्या रहेगी? गलती करवाना, जो इसमें मैं करवाऊंगा, ठीक है। और आपकी कोशिश रहेगी सही आंसर दे। 3% डिबेंचर ऑफ रुपीस 1000 ईच। पिछला जो रिकॉर्डिंग है उसमें समस्या क्या मालूम है? जैसे अभी नहीं चल रहा ना, छोड़ो, मुझे क्या करना ऑनलाइन वालों से, आपको पढ़ा दिया, बात खत्म। इसलिए उसमें कभी रिकॉर्डिंग हुई है कभी नहीं हुई है, तो पूरी तरह से ठीक से नहीं है। कभी मैं पढ़ाते पढ़ाते यहाँ बंद कर देता था, तो वो बंद ही हो जाता था। इसलिए अगर यूट्यूब में देख रहे हो तो दिमाग घूम जाएगा, कुछ है कुछ नहीं है लग। हाँ। और ये जो रिकॉर्डिंग होगी ना, इसमें हर चीज़ रिकॉर्ड है, जो भी मैं आपसे बात कर। तो 15% डिबेंचर है 1000 का एक। तो इंटरेस्ट बता सकते हो? 150। 15 रुपए मत लिखना, ठीक। इश्यूड एट 10% प्रीमियम। मतलब कितने रुपए में इश्यू हो रहा है? 1100 एंड रिडीमेबल आफ्टर 6 years। टैक्स रेट 40%। केडी मान लो कि मैं हुई नहीं एग्जाम में, क्वेश्चन आ गया। हाँ, पूछना अलाउ नहीं है। मान लो मैं हुई नहीं, तो जो क्या है मालूम है क्या पूछने वाले थे? समझ में आया कुछ? तो रिडीमेबल होने वाला 6 साल बाद कितने में? अगर कुछ नहीं लिखा है तो पार, ठीक दैट। अगर कुछ नहीं लिखा तो एट पार। सबका एक जैसा आंसर आएगा ना, बिल्कुल एक जैसा, मजा आ जाएगा बिल्कुल।
एक बार मैं लिख लूं क्या आंसर? 1 2 3 4, कम से कम 3-4 आंसर तो आएगी, उसके बिना मजा नहीं है। हाँ जी, जो भी बोलो गलत सही हमको सब चल जाएगा। अच्छा, आरवी मतलब रिडीमेबल वैल्यू। रिडीम्ड कितने? 10.15। ठीक है, 6.98। तो आंसर हो गया, और थोड़ा सा ही अंतर है बिल्कुल। कोई एक गलत है लेकिन इसमें, और हो सकता है दोनों गलत हो जाए। ठीक है, एक तो गलत है 100%। 0 पॉइंट इंटू 100 किया है लास्ट, तो 24। तो बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है। 19। हाँ चलेगा, 19 कुछ। एक और आंसर बचा है बस, बाकी तो मैच हो गए है ना। मतलब चार, मैंने कहा ना 4-5 आंसर आने चाहिए, तभी तो मजा है पढ़ने का यार। सर ये लेक्चर जिसके पास भी जाएंगे बाई चांस, तो हमारी ऑनलाइन बेइज्जती होगी। हाँ, वो तो आप समझ। सबसे पहली बात कि बच्चे 1100 माइनस 1000 करेंगे, जो कि है नहीं, क्योंकि रिडीम्ड कितने पे हो रहा है? 1000। तो 1000 पहले होना चाहिए था, माइनस 1100 बाद में। एक गलती ये हो सकती है, ये क्योंकि आ सकता है ना। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई? 6। और फिर आएगा 1000 प्लस 100 डिवाइड बाई 200। हाँ, तो आंसर आपका सही होगा फिर। आया था आपका आंसर 6 पॉइंट, करेक्ट। 6.98। गलती ये हुई है कि 1100 माइनस 1000 किया, और जिसको पता भी था कि यार ऐसे ऐसे ही होना, पर मन में बात आ गई माइनस में कैसे आ गया। दिक्कत ये है, मन में माइनस थोड़ी नहीं हो सकता है भाई, वहां खेल खत्म है। ठीक, किसी को तो पता ही नहीं था, उन्होंने कहा 1100 माइनस 1000, कुछ नहीं देख रहा है। और जिसको पता भी था, मैं सोचा यार ऐसे कैसे हो जाएगा। अच्छा, तो सर 6.98 फाइनल आंसर। अच्छा एक बात बताओ, आपके मन में तो ये बात पक्का आना चाहिए, सही सोच रहे हो? मैं आपसे पैसा कितना ले रहा हूँ? 1100। वापस कितना करूंगा? क्या आप तैयार हो जाओगे? अब देखो कैसे होते हैं, मैं आपको तैयार करता हूँ। मुझे 1100 दो, 6 साल बाद मैं आपको 1000 रुपये दूंगा। मैं आपको 8% इंटरेस्ट, 10 दूंगा, 12 दूंगा, 15 दूंगा। मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाऊंगा, तो हो सकता आप तैयार हो जाओ। लालच, मैं इधर लालच दे रहा हूँ ना भाई, हो सकता। ठीक, ठीक है सर। खैर हमको इतना सोचना ही नहीं है, जो दिया है निकाल। एक और एग्जाम्पल देते, मैं बस एग्जाम्पल तब तक करवाते रहूंगा तब मुझे पांचों का एक जैसा आंसर आए। इस बार पूरी कोशिश कर लेना, चीटिंग कर लेना, पर करना। ठीक है सर, और घुमा सकते हो, ये तो जितना चाहे उतना घुमा। हो गए 13% डिवेंचर।
of is 100 each. Issued at par. Redeemable. After a year at 10% premium tax rate 40%. अगर गलत फहमी है कि क्वेश्चन खत्म हो गया तो नहीं. रोटेशन कॉस्ट, रोटेशन कॉस्ट 2%. सर ये फ्लोटेशन कॉस्ट, जब भी डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, तो आपको पता है कि अंडर राइटर्स बीच में होते हैं, उनको कमीशन दिया जाता है. अगर 100 रुपए का मैंने डिबेंचर इश्यू किया तो अंडर राइटर तो कमीशन ले जाएगा 2%. कंपनी को कितना मिलेगा? 98. नेट प्रोसीड का मतलब क्या? नेट प्रोसीड कितना नेट मिलेगा मुझे जेब में. समझदार हो, आगे मुझे कुछ नहीं. एडी क्वेश्चन. इसका आंसर आया पार्टी. अभी भले ही मुझे पुणे जाना, पहले पार्टी दूंगा उसके बाद. एक आंसर आ चुका है 10. 9.42. 2 और बचे हैं, खत्म ही करते हैं. 4.6. ये जानबूझ के तो नहीं कर रहे हो ना? कुछ नया है क्या? इन्होंने था छोड़ो था. वैसे 4 तो आ चुके. चलो लिखते हैं तो 30. तेरा क्यों आएगा भाई? 13. 1 माइनस 0.4. ये तो ठीक है. प्लस आरवी तो दिख रहा है भाई, आरवी तो 110 है, इसमें कोई शक की बात. 100 रुपए नहीं मिलेगा डिवाइडेड बाय. क्या कोई ऐसा हो सकता है जो प्लस कर दे? ये सीखने वाली चीज है. ये सीखने वाली चीज है कि हम जल्दबाजी में, क्योंकि नीचे प्लस होता है,
अच्छा आपने भी, 2 लोग हैं भाई। अच्छा शायद। ठीक है, 98 नहीं मैंने नहीं नहीं किया, नहीं हो जाता है ऐसा यार। और 110 प्लस 98 डिवाइडेड बाय 4, 2। ठीक आंसर। अब या तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, अगर ये सब सही है तो फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं। 0.3। ठीक है, पार्टी ड्यू 10.38 प्लस कर दिए। ये सब एग्जाम में होता है हमारे में, यही सब कुछ हो जाता है। हाँ ये सब प्रैक्टिस से हो जाएगा। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे ना, उसके बाद टेस्ट भी होंगे। अच्छा टेस्ट में चेक नहीं करूंगा कि आप भी थोड़ा भी ना इधर उधर घुमा के बनाओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि नहीं यार बच्चे ने सही किया है। इसको ऐसे भी किया जा सकता है। देखो ICAI का एक फिक्स पैटर्न होता है, अगर आप किसी और दूसरे तरीके से भी करो ना, और मुझे समझ में आएगा कि आपने किया है यार, आपने सही कॉन्सेप्चुअल दिमाग चलाया है, मैं राइट करूंगा, 4 नंबर दे दूंगा। पर अगर मेरा स्टाफ चेक करे और आपने वैसे नहीं किया है जैसे होना चाहिए, वो काट के 0 ही देगा, उसको तो समझ में आएगा नहीं। और जो पेपर चेक करते हैं बैठते हैं ना, दिमाग कुछ यूज टेस्टेड होता है, सीट होता है तो ठीक, नहीं तो काटक के 0। तो मैं रहमदिल मेरे से कुछ नहीं होता। आपको तो अल्टीमेटली फाइट वहां करना है, उसके लिए मैं ऐसे पर्सन को लगा दूं जिसको दिमाग नहीं है, जिसके पास बस वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, किया तो ठीक, नहीं तो काटेगा। वहां आपको तभी मजा है। हम ये मान के चल रहे हैं ICAI है भाई, ICAI ऐसे ही चेक करता है। हालांकि स्टेप मार्किंग होती है, आपको सबको पता। अब इस पे करेंगे ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मैं पढ़ाते जाऊंगा पढ़ाते जाऊंगा, 30 घंटे की क्लास हो जाएगी, ये चलते रहेगा चलते रहेगा, आंसर अलग अलग आते रहेगा। ज़्यादा अच्छा हम आगे बढ़ रहे, जब क्वेश्चन आएंगे फिर करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। ओके, दूसरे नंबर स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे थे, तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ डेट पहले पढ़ा, सेकंड लिखोगे इसी के अंदर। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को हम बोलते हैं केपी। केपी प्रेफरेंस शेयर भी 2 टाइप के हो गए, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। तो टाइम पास नहीं करो। इरिडीमेबल केपी इज इक्वल, डिबेंचर होल्डर को क्या देना होता था यार, इंटरेस्ट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड, डिविडेंड है ना। अब काम की बात, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, इधर इनकम लिखा जाता है, इधर एक्सपेंसेस लिखा जाता है, फिर क्या निकलता है हमारा नेट प्रॉफिट, और फिर इस पे क्या लगता है, टैक्स। ओके, सवाल ये है क्या इंटरेस्ट यहाँ लिखा जाता है, हाँ सर। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देते हैं वो एक्सपेंसेस की तरह लिखते हैं कि नहीं लिखते, मतलब इनकम टैक्स अलाउ करता है कि नहीं करता डिविडेंड को एक्सपेंसेस। जब प्रॉफिट निकाला जाता, प्रॉफिट इनकम टैक्स के लिए तो प्रॉफिट निकालोगे, तो आप खर्चे दिखा रहे हो, तो क्या डिविडेंड को भी खर्चे दिखा सकते हो कि नहीं यार। हम बोल देंगे साहब काहे का हम टैक्स दे यार, हमारा तो खर्च हो रहा है, और डिविडेंड दे रहा है वो भी तो हमारा खर्चा है। डिविडेंड को एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं। डिविडेंड तो अल्टीमेटली मालिकों का है ना यार, उसको कैसे आप ऐसे में, तो मैं खुद की सैलरी ले लूं जितनी चाहे उतनी,
तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दिया जाता है? पीडी। पीडी का मतलब क्या हो जाएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड। और 1 माइनस टैक्स नहीं होगा। इंटरेस्ट पे 1 माइनस टैक्स होता था, इस पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्सपेंसेस नहीं है। सर तो मिटा ही दो ना। पीडी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स 100, खत्म। बस ये आई के साथ क्या था? 1 माइनस टैक्स। या पीडी डिवाइडेड बाय एनपी इंटू 100। अच्छा, डिबेंचर का जो कॉस्ट निकालना सिखाया ना मैंने, उसमें और एक मेथड बाकी है जिसका नाम है वाईटीएम मेथड। जबरदस्त। पर वो वाईटीएम मेथड अभी नहीं होगा। एक बार क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद एक मैं आपको वाईटीएम मेथड भी सिखाऊंगा कॉस्ट निकाल। दूसरा रिडीमेबल शेयर्स। और वाईटीएम मेथड, अगर मैं आपसे साफ साफ बोलूं तो वाईटीएम मेथड पढ़ाया ही नहीं जाता। ये इंटर में छुड़वा दिया जाता, हालांकि आपके स्टडी मैट में है, पर थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए बोलते कौन टेंशन लेगा, छुड़वाइए। इसका फॉर्मूला बना सकते हो? केपी इज इक्वल टू पीडी प्लस आरबी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन। और यहाँ हो जाएगा आरबी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। आओ सर, क्या गया इसमें? एवरेज। याद है मैंने ऐसा कुछ समझाया था कल। ये 100 है, इधर होगा 120, फिर यहाँ 4 रुपये या 5 रुपये, फिर यहाँ 5 रुपये, तो यहाँ वैल्यू कितना होगा? 105। फिर यहाँ का हमने किया, फिर यहाँ का किया, यहाँ का किया, फिर सबको एवरेज मारा, तो हम जो नीचे वैल्यू आएगी उसी का एवरेज यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा, ये वाले की बात कर रहे हो? कॉन्सेप्ट बस ये था यार, ये तो हम डिविडेंड दे ही दे रहे हैं, और सिंपल सी बात है, मैं आपसे 100 रुपया ले रहा हूँ और मैं आपको 120 दूंगा 4 साल बाद, तो एक्स्ट्रा कितना गया? 20। वो भी तो मेरा कॉस्ट है, और वो मान लो मुझे 4 साल में देना, तो 20 डिवाइडेड बाय 4 किया तो 5, ऑन एन एवरेज हर साल का 5 है, तो डिविडेंड तो दे ही रहा है, साथ में 5 रुपए और जा रहा, वो चीज है। अच्छा, देखोगे एग्जाम्पल, एक आध एग्जाम्पल करेंगे, इसका ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। एग्जाम्पल 12% share of rupees each issued at par redeemable after 5 years at 10% प्रीमियम, टैक्स ले लीजिए 30%।
केडी नहीं, केपी क्वेश्चन। एक आंसर आ चुका है। वाह, साथ में कर रहे हो ना। $13.33। 13.3, 12 रुपए। हाँ वो हो जाता है, क्या होता है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा। 12, 1 माइनस टैक्स कर दिया होगा जोश में आके। तो ऐसे ही टाइम पास के लिए दिया था। ठीक है, 12। लॉजिक भी है ना यार कि डिविडेंड पे टैक्स काहे का भाई। 12 और यहाँ कितना आएगा, 110। आप 120 कर दिए थे। 110 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 5। 110 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, सर आ गया 13 पॉइंट। और एक एग्जांपल लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर का लास्ट एग्जांपल। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात है नहीं। एग्जांपल आराम से करना यार, पर इस बार एक का भी ना अलग आंसर नहीं चाहिए। 15% शेयर each issued at par। ये भी क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया ना, मज़ा नहीं आता, पर यही इतना ही है बस। हाँ हम कर ही क्यों रहे, हम कर ही क्यों रहे, 15 ही तो आना है ना भाई। क्यों टाइम पास करें, 15%। ठीक है, क्या ICAI ऐसे क्वेश्चन देते होगा? ऐसे ही देते हैं, ऐसे ही देते हैं। प्रॉब्लम क्या है, करवाते हैं बड़े बड़े और दे देते हैं ऐसे, और हम आधे सोच में पड़ जाते हैं। क्या है, 15 ही आ गया वापस। आप सीधा 15 लिख सकते हो, अलाउ है ना। ऐसा नहीं है कि आप केपी निकाल रहे हो 15 डिवाइडेड बाय 100, जरूरत नहीं है, आप सीधा 15 लिख सकते। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर हो गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में टाइम नहीं लगेगा, एक बार हमारा ये कॉन्सेप्ट कवर हुआ फिर एक तरफ से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे, बड़ा इजी लगेगा यार, हो गया। तो अभी हम देखो, हम क्या पढ़े, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमें 4 चीजें पढ़नी थी। उसमें से हमने सबसे पहले पढ़ा कॉस्ट ऑफ डेट, अब क्या पढ़ा, कॉस्ट ऑफ, अब लिखो
इसमें भी एक YTM मेथड है, रोक के रखा है, वो एक साथ करेंगे, मतलब इसी चैप्टर के साथ में। हाँ हाँ हाँ, नहीं नोट्स तो बनते रहेंगे आपके, क्वेश्चन नोट्स। थर्ड क्या है भाई? कॉस्ट ऑफ को बोलते हैं। आपके कॉस्ट ऑफ डिबेंचर केडी निकालने का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि यार उसका यूज होने वाला बड़े क्वेश्चन में। आपका केपी निकालने का भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन केई निकालने का डायरेक्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट केई, ऐसा क्वेश्चन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो करने वाला है। और इसमें दो मॉडल है। फर्स्ट, केई निकालने के दो तरीके। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग। सेकेंड, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, या इसी को बोलते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। लिख ही दो ना यार। या इसी का और एक नाम, गॉर्डन्स मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से समझना पड़ेगा तब। सबसे पहले लिखोगे CAPM, कैपिटल एसेट गॉर्डन मॉडल, लिख लिया। फर्स्ट, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। एज पर CAPM, एज पर CAPM, कॉस्ट ऑफ इक्विटी is calculated as under KE is equal to RF plus RM minus RF into beta।
फुल फॉर्म लिख ले सबसे पहले। RF इज रिस्क फ्री रेट। RM is market rate of return। क्या इसी सेंसिटिविटी इंडेक्स। और RM में से RF माइनस करते तो इसको एक नाम दिया जाता, तो दिया मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट प्रीमियम। समझे? देखो एक तो रटना हो गया कि ये सब दे दूं मैं आपको, आप निकाल दो, हवा में बात हो गई, चली गई, बात खत्म। ध्यान से समझना मेरी बात में जो ये राम, ठीक है, समझना बिल्कुल ध्यान। और ये है बैंक, कॉन्सेप्चुअल है हर। कभी नाम सुना है सेंसेक्स का? क्या होता है जी सेंसेक्स? निफ्टी, सेंसेक्स निफ्टी नाम सुना होगा ना? सेंसेक्स खरीद सकते हैं। चलो अभी वैसे भी अभी छोटे छोटे हो, अभी मैं धीरे धीरे बात करूंगा, ठीक है? तो यार यहाँ बड़ी सारी कंपनी, और इसको मैं एक नाम दे रहा हूँ, इसको मैं मार्केट, या इसको मैं सेंसेक्स भी नाम दे सकता हूँ, मार्केट नाम दिया, ठीक है? मार्केट, मार्केट में ये सब है। सेंसेक्स वैसे जब आप फाइनल में पहुंचोगे तो मैं कहूँगा यार जो इंटर में पढ़ा रहा था ना भाई, वो मार्केट वो कुछ नहीं, वो सेंसेक्स ही है या निफ्टी है। और सेंसेक्स में ये सारी कंपनी का वेटेड एवरेज सेंसेक्स बनता है। 50 कंपनी, 30 कंपनी, डिपेंड करता है निफ्टी है कि सेंसेक्स है, ठीक है? अब सुनना ध्यान से। राम के पास बहुत सारे पैसे, सर कितना रुपए? राम के पास 1 लाख। कहाँ खड़ा है राम? अब उसके बाद दो चॉइस है, मार्केट, बैंक। और बैंक वाला बोलता है कि भैया हम 6% देंगे ही देंगे। बैंक में जमा कर रहा है फिक्स डिपॉजिट, कितना मिलेगा? 6%। लेकिन अगर मार्केट डाउन हो गया तो कितना मिलेगा? एफडी करवाया, बैंक वाला बोलता है एफडी कर दो 6% मिलेगा। पर अगर अगले दिन मार्केट गिर गया तो क्या बैंक वाला तो भी 6% देगा? हाँ देगा ना सर, उसको क्या लेना देना मार्केट में, तभी तो एफडी करवाता है आदमी। उस काम को मार्केट से कुछ लेना देना नहीं है। इधर रिस्क है कि नहीं है? इधर रिस्क, तो इसका अच्छे से नाम बोलो, रिस्क फ्री। हाँ नामकरण कर दूं क्या? RF, RF मतलब रिस्क फ्री। इधर जमा करोगे तो 6, इधर जमा करोगे तो पता नहीं। अभी हम चलते हैं, इधर जमा करना चाहिए। बैंक में जाएंगे सर, नंबर नहीं लेना रिस्क भाई। तो राम चला धीरे धीरे। अब आवाज आ रही है, आवाज कहाँ से आ रही है? मार्केट से। तो एक बार समझ लो ध्यान से, मैं बनाने का पक्का बनाने का मैं आपको टाइम दूंगा। आवाज कहाँ से आ रही है? मार्केट।
मार्केट बोल रहा है राम कहाँ जा रहे हो? राम बोल रहा है कि मैं ना बैंक जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कितना मिल रहा है? 6। फिर कहता हमारे यहाँ आओ ना भाई, 8 देंगे। हमने कहा क्या बात कर रहे हैं, आगे चले। वो चला 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 चला, बोलता फिर मार्केट आवाज दिया, बोले 10 दे गया, आ जाओ 10 10 10। इधर कितना मिल रहा है? तो राम ने कहा नहीं, लालच में नहीं पड़ना है भाई, और आगे चला। फिर आवाज आई 11% पे तो आ जाओ। 11%, अभी कितने से आवाज आ गई? 11%। मार्केट से आवाज आई 11% की, और राम लालच में फंस गया। ये किसका रिटर्न है? मार्केट का। इसका नाम क्या लिखे? RM। आप फॉर्मूले का टेंशन मत लो, वो मुझ पे छोड़ दो पूरा फॉर्मूला। इधर कितना मिल रहा है? 11। इधर कितना मिल रहा है? 6। कोई बात नहीं। राम घूमा, किधर जा रहा है? मार्केट। घूमा और चला चला चला, उसका एक दोस्त मिल गया रास्ते में। बोले राम राम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं इधर मार्केट जा रहा हूँ भाई। बोले मार्केट में तो रिस्क है, आपको तो इस पे तो रिस्क नहीं है, आप मार्केट जाओगे तो रिस्क है। तो बोले रिस्क है तो पैसा एक्स्ट्रा भी तो मिल रहा है। कितना % एक्स्ट्रा मिल रहा है? 5 का नाम बोलो। जो मिल रहा है ना वो प्रीमियम का मिल रहा है, मार्केट रिस्क प्रीमियम। कॉस्टिंग ज्यादा पड़ा होता नहीं होता, मार्केट रिस्क प्रीमियम। अच्छा, तो मार्केट रिस्क प्रीमियम कितना हो गया? मार्केट रिस्क प्रीमियम फॉर्मूला बन सकता है क्या? RM माइनस RF, यही तो दिया है मैंने आपको। तो यहाँ कितना दिया? 11 माइनस 6, आंसर कितना आ गया? 5%। मतलब 5% मिल रहा भैया एक्स्ट्रा, मैं जाने को तैयार हूँ। पहुंचा रहा हूँ, यहाँ पहुंच चुका है। पूछा कौन आवाज लगा रहा था 11% का? मार्केट। मार्केट में मार्केट क्या होता है? मुझे आवाज आ रही थी। आप कौन कौन है जरा बताओगे? तो इन्होंने अपना अपना नाम बताया। एक बोलता मैं हूं रिलायंस, एक बोलता मैं हूं अदानी पावर, एक तो हद कर दिया, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, बोले मेरा नाम सत्यम है। ओहो सत्यम, बोले मैं आवाज लगा रही थी 11। तो मैंने कहा भाई सत्यम सुनो, आपके साथ तो दिक्कत है, आपके साथ तो बड़ी दिक्कत है। आप, मैं सोचा कि कोई और आवाज लगा रहा है, आप आवाज लगा रहे हो। आपके साथ जो पास्ट में हुआ है, पास्ट में मालूम है इनके साथ क्या हो रहा था? जितना मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा था ना, उससे ज्यादा डबल फ्लक्चुएशन आपके शेयर में था। मान लो मार्केट 1% से डाउन होता था ना, तो आपका जो शेयर, मार्केट मतलब सेंसेक्स, सेंसेक्स गिरता था तो आप तो जबरदस्त गिरते थे, डबल से। अगर मार्केट बढ़ता था तो आप बढ़ते थे, मतलब फ्लक्चुएशन ज्यादा था। रिस्क का मतलब ये नहीं होता कि बढ़ेगा तो रिस्क नहीं है, फ्लक्चुएशन होगा तो रिस्क है। मार्केट में कितने % का फ्लक्चुएशन हो रहा था? 1% का, और इसमें कितने का हो रहा था? 2% का। तो डबल फ्लक्चुएशन है यार, रिस्क ज्यादा है। मार्केट जितना फ्लक्चुएट हो रहा है उससे डबल ये रिस्क फ्लक्चुएट हो रहा है। तो कितना रिस्क है? डबल, डबल रिस्क। उनका अदानी आपका क्या हाल है? अदानी भी कम नहीं है, पीछे नहीं है। मतलब हम भी वैसे ही है। बोलता सुनो, हमें उतना नहीं है, लेकिन मतलब मार्केट 10% से फ्लक्चुएट होता है ना, तो हम भी होते पर 15% से फ्लक्चुएट होते। टाइम्स में बता सकते हो, ये 10 तो ये 15, तो टाइम्स में बता सकते हो मार्केट से कितना टाइम्स ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है? कितने गुना ज्यादा? मार्केट 10 तो ये 15, तो ये मार्केट के अपेक्षा कितने गुना ज्यादा, कितना टाइम्स? ये तो डबल हो गया था, ये 10 से तो ये 20 से, तो ये तो डबल हो गया। पर ये 10 से तो ये 15 से, तो ये कितने टाइम्स ज्यादा? 1.5, 1.5 गुना ज्यादा ना यार, सिंपल सी बात है। तो ये कितने गुना ज्यादा? 1.5। ये रिलायंस, ये बड़ा सिंपल आदमी है, बोले जितना मार्केट फ्लक्चुएट होता उतना हम भी होते हैं। तो बताओ ये किसके बराबर है? तो 1। इनका नाम तो लिखना पड़ेगा ना यार, इसका नाम बता सकते हो? 2 का इंडेक्स, पर इसको प्यार से हम बीटा बोलते हैं। बीटा कैलकुलेशन आपको नहीं आता, ये दिया रहेगा, ठीक है। तो हमको अदानी में नहीं लगाना, रिलायंस में नहीं लगाना, हमको तो सत्यम में लगाना है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन फिर 11 नहीं चाहिए भैया। आप एक्स्ट्रा कितना दे रहे थे? 5, और मैं सोचा कि मार्केट आवाज दे रहा है, पर मार्केट से तो डबल आप में है, तो फिर रिस्क प्रीमियम का मुझे 5 नहीं चाहिए, ज्यादा चाहिए। मार्केट का मान के चल रहा था कि मार्केट में लगाना, इसलिए मैं रिस्क प्रीमियम का कितना मांग रहा था? 5। पर सत्यम क्योंकि आप में डबल रिस्क है, तो फिर रिस्क प्रीमियम का मुझे 5 नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए? 10। सिंपल सी बात है यार, कैसे निकाला 10?
डबल। तो साहब सत्यम ऐसा है, रिस्क प्रीमियम का मुझे 10 चाहिए प्लस 6 तो चाहिए 6 तो रिस्क फ्री का है, और रिस्क प्रीमियम का 10, तो टोटल मिलाकर कितना चाहिए 16। आपको कितना चाहिए मुझसे? मैं सत्यम का ऑनर हूं, मैं सत्यम का ऑनर। आपको कितना चाहिए 16, मुझे कितना देना है 16। जो आपके लिए इनकम है वो मेरे लिए क्या है एक्सपेंस। एक्सपेंसेस को और हिंदी में बोलेंगे तो कॉस्ट। मेरे लिए क्या है कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कंपनी। तो और ये 16 कैसे आया? आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ और मल्टीप्लाई इससे किया था बीटा, आंसर आ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं के। दैट्स इट। सर सीए पीएम का ये इक्वेशन है, यस। तो सर सीए फाइनल में भी ये है, हाँ। तो सर सीए फाइनल में कम से कम ये इक्वेशन पढ़ने में कितना टाइम लगता है? कम से कम 2-2 घंटे की 10 क्लास, 20 घंटे में यही इक्वेशन पढ़ाता हूँ। अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो भी होश उड़ जाएगा, और हमको नहीं उड़ाना। 50 नंबर का बहुत ज़्यादा ये इक्वेशन भर है, बाकी कुछ नहीं है। इक्वेशन आपका लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब बताओ क्या ये बनाने की ज़रूरत है आपको? ये पिक्चर ज़रूरत पड़ेगी? फॉर्मूले से हो जाए। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि जहाँ आपको लगेगा तो मैं बोर्ड नोट्स का एक पीडीएफ बनाकर देते जाऊंगा, जो भी पढ़ाता हूँ उसका बोर्ड नोट्स देते। ठीक है, तो चलो फॉर्मूला हमारा लिखा है यही का, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया जितना हो सकता था इतने कम समय में। अगर ज़्यादा पढ़ना है तो आप कहोगे तो मैं फाइनल की क्लास दे दूंगा आपको, पर खराब है इसमें। इसमें तो पूरा सी ए पी एम ही रखा होगा। चलो फॉर्मूला एक आध एग्जाम्पल करते तब मजा आएगा। एग्जाम देखो, सब्जेक्ट वैसा नहीं है कि मैं सब्जेक्ट को आपके लिए थोड़ा सा, मतलब मैं इस तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि एक आम आदमी भी समझ जाए, मैथ्स का बहुत कम यूज करे और फॉर्मूला रट्टा ना मारे, उसके बिना समझने की कोशिश करे। बस मेरा काम है कि एफएम को आपको इजी कर दूं। आरएफ कितना ले लेते हैं इस बार? 5। आरएम कर देते हैं 9% और बीटा कर देते हैं 1.5, और आप के ही निकाल रहे हैं। तेरह परसेंट आरएफ कितना है? 5। ना लिखूं यहाँ 5 के 0.05। एक ही बात है, अगर 0.05 लिख रहे तो इंटू फिर आपको 100 करना पड़ेगा लास्ट में। 5 ही लिख देते ना भाई। सर क्वेश्चन ही आपका बेकार था। 9 में से 5 मैंने बेकार क्वेश्चन पूछ लिया था, ऐसे मूड हुआ तो। 9 - 5 ठीक है। और बीटा कितना है? 1.5। आंसर 11%। 11%। एक और एग्जांपल लेते तो मेरे ख्याल से अब बन जाएगा। अब तो इस बार तो यार ये ज़्यादा इजी है सर, वो डिबेंचर वाला थोड़ा सा मुश्किल। आर एफ 3%, बीटा 1.2। बीटा क्या 1 से कम हो सकता है किसी स्टॉक का?
क्या किसी शेयर का क्या 1 से कम हो सकता है? हाँ नहीं हो सकता है, अगर ऐसे भी तो कंपनी हो सकती है ना यार, मार्केट फ्लक्चुएट होती है तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, वो बहुत कम फ्लक्चुएट हो, मतलब मार्केट फ्लक्चुएट होता है पर हमारा ट्रस्ट है उस कंपनी पे, हम बेचते खरीदते जाता नहीं, हम स्टेबल रहते हैं, स्टेबल रहती हो। क्या ऐसा भी हो सकता है कि बीटा नेगेटिव आ जाए? मार्केट इधर गया, कंपनी इधर गई, हो सकता है। अच्छे 1.2 बीटा। और क्या बीटा, बीटा जो पढ़ते हो ना आप, क्या शेयर मार्केट में यूज होता है बीटा? जबरदस्त। एक ट्रेडिंग करोगे ना बिना बीटा के, बीटा को मालूम सिस्टमैटिक रिस्क बोला जाता है, बहुत सारी कहानी सुनाने के टाइम आपका खराब होना है, पर बीटा से ही पता लगता है कि कैसे ट्रेडिंग करना है, कौन सा शेयर खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना है, ये सब पढ़ा जाता है, पर ये आपके सिलेबस में नहीं। ये कहाँ है? सीए फाइनल। चलो आरएफ दिया, बीटा दिया मैंने, और आपको मार्केट ये दे देता हूँ 7, और आपको निकालना है के ई क्वेश्चन। 1.4 एक आंसर आ गया। सेवन पॉइंट टू 7.2। अरे भाई, और फिर यार 3-4 में जैसे तैसे पटरी पर गाड़ी पहुंचाता हूँ फिर भटक जाती है। आरएफ कितना है? 6, और आरएम माइनस आरएफ कितना है? 7, और बीटा कितना है? 1.2। 7 इंटू 1.2 6, 14.4। सर आपने क्या चाल चलाई ये बता दो। मैंने मार्केट लिखा, आगे आपने पढ़ाई नहीं, कौन पढ़े? मार्केट रेट ऑफ रिटर्न नहीं, मार्केट रिस्क प्रीमियम। मतलब मैं कहता हूँ क्यों मेहनत कर रहे हो बच्चों, आरएम माइनस आरएफ में निकाल के दे देता हूँ, तो निकाल कर दे दिया मैंने बस। अच्छा वाह। 7 इंटू 1.2 प्लस 6। ठीक है, याद रखना इंस्टीट्यूट ना आपके साथ खेलेगा, और खेलेगा ऐसे कि मार्केट रिटर्न न देके मार्केट रिस्क प्रीमियम दे देगा, आरएम माइनस आरएफ। वही गलती हो सकती है, कहीं ना कहीं उल्टा सीधा करेगा और आप फंसोगे। और मेरा भी, मेरे जो एग्जाम्पल्स है उसमें भी मेरा वही टारगेट रहता है जो आईसीएआई किया है। अच्छा एक बात पूछ रहा हूँ, मुझे शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, पैसा है 10 लाख, एक ही कंपनी में लगाना चाहिए, एक 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 मुझे बताना क्या अच्छा मेरे, मैं सोच रहा हूँ यार सारा पैसा एक ही कंपनी में लगा। दूसरा है कि नहीं यार ऐसा नहीं करता हूँ, 2 लाख रुपए किसी और कंपनी में लगाता हूँ, 2 लाख रुपए टीसीएस में लगा देता हूँ, अंबुजा सीमेंट में 1 आध लाख रुपए लगा देता हूँ, कुछ आईटी विप्रो विप्रो में कुछ पैसा लगा देता हूँ, कुछ रिलायंस में लगा देता हूँ, कुछ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगा देता हूँ, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पैसा सब में। एक ये अल्टरनेटिव, एक 10 लाख रुपए एक ही कंपनी में, कौन सा टेक्निक ज्यादा अच्छा है? अलग अलग कंपनी में पैसा लगाना ज्यादा अच्छा है, उसकी वजह, अगर कंपनी डूबी ना, एक में लगाए डूबी, डूब तो कुछ भी सकती है, हमको थोड़ी नहीं पता है यार, सहारा इंडिया पता नहीं क्या क्या हुआ है ना, कुछ भी हो सकता है आप सोच रहे हो, तो इसलिए ना अलग अलग कंपनी में पैसे लगाओ, डूबेगी तो एक डूबेगी, बाकी तो बचा के निकालेगी। अच्छा, तो मैंने क्या किया, रिस्क कम हो जाता है, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन।
क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि थियरी है, थोड़ा सा थियरी है। वो अभी समझाऊंगा तो नहीं, पर अभी लिखवाऊंगा कुछ नहीं, पर आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो एक कंपनी में पैसा लगाना चाहिए कि अलग अलग? अलग अलग। अब मैंने अलग अलग कंपनी में पैसा लगा दिया, क्या रिस्क कम हो गया? हाँ। लेकिन यार कोविड आया है, किस पे फर्क पड़ेगा? सभी पे, सभी पे फर्क पड़ेगा। अगर मार्केट इकोनॉमी से रिलेटेड रिस्क है तो सभी पे फर्क पड़ेगा, आप कितना भी डाइवर्सिफिकेशन कर लीजिए। तो अगर आप अलग अलग कंपनी में पैसा लगाते तो आप रिस्क कम कर सकते हो, पर एक शब्द बोल रहा हूं, स्पेसिफिक रिस्क। स्पेसिफिक रिस्क मतलब अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो वो रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि सब बैंकरप्ट तो नहीं होगी। किसी कंपनी में लेबर का प्रॉब्लम आएगा तो एक आध कंपनी में आएगा, ये वाला रिस्क कम कर सकते हो। लेकिन जो अगर इकोनॉमी खराब है तो सब कंपनी बर्बाद हो जाएगी, ये स्पेसिफिक रिस्क नहीं है, ये मार्केट रिलेटेड रिस्क है। ईएपीएम में दो टाइप का रिस्क पढ़ाया है, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक स्पेसिफिक रिस्क और एक मार्केट रिस्क। उसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोल, एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। सर फिर अनसिस्टमैटिक रिस्क को स्पेसिफिक रिस्क बोल, और एक होता है मार्केट रिलेटेड रिस्क जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। तो सीएपीएम के हिसाब से कितने टाइप का रिस्क है? दो। सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब मार्केट रिलेटेड, मार्केट गया तो आप कितना भी अलग अलग जगह पैसा लगाओ आप बच नहीं सकते। और अनसिस्टमैटिक रिस्क, रिस्क से बच सकते हैं क्या? बैंकरप्ट बच सकते हैं अगर आप अलग अलग जगह पैसा लगाते हो तो। ठीक है, तो दो टाइप का रिस्क है, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक। थ्योरी सब एक साथ लिखवाऊंगा, हम न्यूमेरिकल में थियरी नहीं डालेंगे, फ्लो टूटता है, थियरी अलग न्यूमेरिकल अलग। ठीक है, तो अब हम आगे चल रहे हैं, और यहाँ जो बात हो रही है, यहाँ बीटा लिखा है ना, एक बीटा मतलब यार एक टाइप का रिस्क ही है, मार्केट बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये कौन सा रिस्क है? बीटा। बीटा बीटा बीटा, मार्केट गिरा ये भी गिरेगा, मार्केट बढ़ा, ये कौन सा रिस्क है? सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक। लेबर का प्रॉब्लम आ गया, कौन सा है? लेबर का प्रॉब्लम आएगा, लेबर का किसी पर्टिकुलर कंपनी, अनसिस्टमैटिक। मैनेजमेंट प्रॉब्लम, अनसिस्टमैटिक। परिवार में झगड़ा, अंबानी में झगड़ा, कौन सा? अनसिस्टमैटिक। इन्फ्लेशन, सिस्टमैटिक। डॉलर का रेट बढ़ गया, सब पे फर्क पड़ेगा। अच्छा, डॉलर के रेट बढ़ने से हमको फर्क पड़ेगा कि नहीं? हमने तो डॉलर देखा नहीं है ना, देखेंगे मतलब आप देख लो अलग बात है, डॉलर तो नहीं देख रहा है ना, डॉलर से लेना देना ना, खरीदना बेचना। डॉलर के बढ़ने से हमको फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? डायरेक्टली नहीं पड़ेगा पर इनडायरेक्टली तो पड़ेगा। तो ये कौन सा रिस्क है? सिस्टमैटिक। डॉलर के बढ़ने से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, सिस्टमैटिक। टैक्स, सिस्टमैटिक। अब तो समझदार हो गए, अब सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक फटाफट से बताओगे कि कौन सा सिस्टमैटिक कौन सा अनसिस्टमैटिक। ठीक है, तो ये कौन सा? सिस्टमैटिक, मार्केट रिलेटेड रिस्क। ठीक है, तो यहां तक मैंने पढ़ाया। हम क्या पढ़ रहे थे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कौन सा पढ़ा अभी? सीएपीएम। और सीएपीएम में आपने ये पढ़ा इक्वेशन। सर ये याद कैसे होगी? बहुत सारे 100 क्वेश्चन बनाने, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन बनाने में ये धीरे धीरे याद हो जाता। और एक मॉडल कौन सा है? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। देखो, डिविडेंड ग्रोथ, मैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल ही बोलूंगा, बहुत सारे नाम यूज। डिविडेंड एज पर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, कॉस्ट ऑफ इज कैलकुलेटेड
एजेंट KE is 1 divided by P0 प्लस जी। सर ये फॉर्मूले कैसे याद होगी वो मैं याद करवाऊंगा, टेंशन मत। P1 का मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर P0 का फुल करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। सर हम इसको पीओ बोल सकते कि बिल्कुल नहीं बोल सकते? कुछ बच्चे पीओ बोलना स्टार्ट। ई का मतलब ग्रोथ रेट, एक नोट लिखो नीचे, इफ वन इज नॉट गिवन, अगर D1 नहीं दिया है तो फॉर्मूला है D1 इज 1 प्लस जी और D0 इज जस्ट एट अभी समझाऊंगा तो नहीं सारी चीज़ें, पर जो CAPM की है ना उससे भी आसान। पर मैं आपसे एक बात बोलूँ, ये अभी इसका प्राइस चल रहा है 40 रुपये। बात पूछ रहा हूँ आपसे, इसका फेस वैल्यू है 10, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है 40। कंपनी शेयर इश्यू करना चाहती है यही वाला, कितने में इश्यू करेगी? 10 के आसपास कि 40 के आसपास? आराम से सुनना, सेम शेयर है आपके पास रखा हुआ 40 का, मैं कंपनी और शेयर इश्यू करना चाहती यही वाला, हालांकि फेस वैल्यू 10 है पर मार्केट में तो भाव क्या चल रहा है 40। कंपनी किसके आसपास इश्यू कर, 10 के आसपास के 40 रुपए के? 40 के, सिंपल से 40 के है ऐसे यार, अपना रेट क्यों गिरा देगी यार? ठीक है 40 के आसपास, तो कंपनी को पैसों की जरूरत नहीं, कितने में शेयर इश्यू करे? 40, मेरे पास आया कितना? 40। अब आप पूछ रहे सर डिविडेंड कितना दोगे, मैंने कहा यार डिविडेंड दूंगा मैं 5 रुपए, 5 रुपए। मेरे पास आया कितना? 40। नेट प्रोसेट आया कितना? 40। देना कितना है? 5। आज देना है कि बाद में देते हैं? मतलब आज ही शेयर खरीदा आपने और आके खड़े हो गए डिविडेंड चाहिए, ऐसा नहीं होता है जनरली। 1 साल बाद से डिविडेंड 1 साल बाद से स्टार्ट होता है। फिर से कितना पैसा है मेरे पास? 40 और देना है मुझे 5 रुपए, तो परसेंटेज निकल सकता है, आया 40 और 40 पे देना है 5 रुपए, परसेंटेज निकल सकता है 12.5। कैसे निकाला? 5 क्या चीज है? कब का? आज का? 1 साल बाद का? उसको D1 बोलेंगे और प्राइस को 40 बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं? P0। D1 डिवाइडेड बाई P0। कुछ स्पेशल नहीं है कि कुछ विशेष पढ़ने वाले हो, लेकिन ये मॉडल बहुत अच्छा है। अभी ये कुछ नहीं समझाया हूँ और ये इसको भी भूल जाना, अभी ये कुछ नहीं समझ, एक आइडिया दिया कि बहुत आसान है, पर इसको
कवर करने में कम से कम मुझे 1 घंटा लगेगा, तो समझाने में, क्योंकि बहुत अच्छा आता ही है। तो आज नहीं पढ़ेंगे, लिखवा दिया नोट्स, जो हम कब से स्टार्ट करेंगे? ट्यूसडे से। ट्यूसडे से हमारी रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी, 12 से 1:30 तक चलेगा, और फिर छुट्टियाँ नहीं होगी, संडे को के अलावा फिर बीच में छुट्टियाँ नहीं होना। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही बहुत। एक बार रिवाइज़ करके आना, पता लगा भूल जाओगे।